ये क्वेश्चन है 2022 का। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है? कुल 3, कुल 5, कुल 7, कुल 9। तो जो आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद जी का, वो कुल 7 खंडों में विभाजित है। अष्टावक्र क्या बेचता था? फूल, चाट, फल, सब्जी। अष्टावक्र बेचता था चाट। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी का बंटी शकुन और अजय का बेटा है, डॉक्टर जोशी का भतीजा है, टीटू का बड़ा भाई है, वकील चाचा का पोता है। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी का बंटी जो है वो शकुन और अजय का बेटा है। महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा किसका नाम है? लेखिका की बकरी का, लेखिका की बहन का, लेखिका की गाय का, लेखिका की नौकरानी का। गौरा किसका नाम है? लेखिका की गाय का। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन की, तत्कालीन अंग्रेजी शासन की, महारानी विक्टोरिया की। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है? लॉर्ड रिपन की। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौटे थे? 60 साल, 15 साल, 10 साल, 35 साल। गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर लौट रहे थे? 35 साल। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। जो कर्मभूमि है वो क्या है? उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नारी पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संबंध नहीं रखता? मालविका, अलका, कल्याणी, ध्रुवस्वामिनी। कल्याणी, अलका, मालविका ये चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित हैं, लेकिन ध्रुवस्वामिनी जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी? प्रबल भूख, तेज बुखार, प्रसव वेदना, खूब प्यास। बुधिया किस कारण तड़प रही थी? प्रसव वेदना। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? गेंदा, चमेली, गुलाब, अशोक। कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? अशोक, वो भी अशोक का लाल फूल। बड़दादा किसे बिना जड़ वाले कहते हैं? तत्सत कहानी के आधार पर बताएं। पशु को, आदमी को, पक्षी को या वन को? बिना जड़ वाले बड़दादा किसे कहते हैं? वन को। आषाढ़ का पहला दिन और वर्षा। माँ मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताएं कि यह वाक्य किसने किससे कहा? कालिदास ने अंबिका से, कालिदास ने मातुल से, मल्लिका ने अंबिका से, मातुल ने मल्लिका से। आषाढ़ का पहला दिन और वर्षा माँ किसने कहा? मल्लिका ने अंबिका से। निम्नलिखित रचना और उसके रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान करें। कफन जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप उषा प्रियंवदा, पत्नी जैनेन्द्र कुमार, चीप की दावत प्रेमचंद। इसमें से सही जोड़ा कौन सा है? पत्नी जैनेन्द्र कुमार। कफन किसका है? प्रेमचंद। आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद। उषा प्रियंवदा का वापसी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का और क्या है? पुरस्कार है, भारतवर्ष है, चंद्रगुप्त है, हिमाद्री तुंग श्रृंग है। उसके बाद चीप की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की। और प्रेमचंद का कफन है, पुष की रात है, कर्मभूमि है, ठीक है।
भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना, बहू द्वारा गंगा स्नान कर गरीबों में अनाज बंटवाना, 21 दिनों तक बहू का व्रत उपवास रखना, बहू को अपने हाथों महीने भर गरीबों को खाना खिलाना। पंडित परमसुख ने प्रायश्चित के लिए क्या बताया था? कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? बसंत महोत्सव, कृषि महोत्सव, होली महोत्सव, पुष्प महोत्सव। पुरस्कार कहानी में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? कृषि महोत्सव, जिसमें राजा को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार मनोविकार माना है? दूसरों को शांति देने वाला, मन को शांति देने वाला, शांति भंग करने वाला या बैर को नष्ट करने वाला। क्रोध किस प्रकार मनोविकार है? शांति भंग करने वाला। और बैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है। चीफ की दावत कहानी में नायक सामनाथ ने किस उद्देश्य से अपने घर पर चीफ की दावत रखा था? नौकरी में उच्च पद पाने के, अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के, अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने के, अपनी मां को चीफ से मिलाने के। सामनाथ का क्या उद्देश्य था? नौकरी में उच्च पद पाने का। दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइन बोर्ड पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य लिखवाते थे? कमलेश्वर की गर्मियों के दिन कहानी के आधार पर बताएं। सबसे सस्ते और मजबूत माल यहाँ से खरीदें। मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नगद इनाम। उधार मांगने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आज उधार लें, कल पैसे दें। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या लिखा जाता था? मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नगद इनाम। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के संदर्भ में गलत है? मुन्नी ने कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपये बचाकर रखे था। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई। हल्कू के खेत को नील गायों के झुंड ने नष्ट कर दिया। गलत कौन सा है? कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपये, ये सही है। हल्कू के साथ पालतू कुत्ता जबरा खेत गया, ये भी सही है। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई, ये गलत है। खेत की रखवाली करने कौन गया था? हल्कू गया था जबरा के साथ। लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली के आधार पर बताएं कि पिता की इच्छा के विरुद्ध चंद्रकला मरणासन्न रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरवाकर निम्नलिखित किसका विरोध करती है? प्रेम विवाह का, परंपरागत विवाह का, विधवा विवाह का, अनमेल विवाह का। उत्तर है परंपरागत विवाह का। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथावस्तु कौन सी है? नंद वंश द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की गाथा, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा, चंद्रगुप्त, मालविका तथा कार्नेलिया के बीच के त्रिकोण प्रेम का वर्णन, आचार्य चाणक्य की कुटिल बुद्धि का जयगान। उत्तर हो जाएगा चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा। महादेवी वर्मा रचित गौरा संस्मरण की बछिया गौरा के शारीरिक वर्णन से जुड़ा कौन सा कथन गलत है? उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, उसके शरीर का रंग लाल था, उसके 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान थे, उसके छोटे छोटे सींग निकल रहे थे। गलत कथन कौन सा है? उसके शरीर का रंग लाल था, क्योंकि गौरा कैसा था? सफेद था। और जो उसकी बछिया थी लाल मणि,
उसका रंग था लाल। रजिया रेखाचित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? रजिया के बेटे का नाम हसन था, ये गलत है। रजिया का पति का नाम था हसन। रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी, ये भी गलत है। रजिया पेशे से चूड़ीहारिन थी, ये सही है। रजिया शहर शहर घूमकर चूड़ी बेचती थी, ये गलत है। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। ये पंक्ति किस रचना की है? हरिशंकर परसाई रचित भोलाराम का जीव, प्रेमचंद रचित कर्मभूमि, मन्नू भंडारी रचित आपका बंटी, भगवती चरण वर्मा रचित चित्रलेखा। पाप और पुण्य के बारे में किस रचना में है? भगवती चरण वर्मा रचित चित्रलेखा। भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किसे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है? ऐतिहासिक घटना को, पौराणिक कथा को, विदेशी कथा को, गांव देहातों की कथा को। तो चित्रगुप्त, धर्मराज, नारद, इन सबको मिलाकर लेखक ने पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है। बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात कही जाती है? सागर में गागर, घड़े में पानी, गागर में सागर, तालाब में पानी। क्या कहा जाता है? गागर में सागर। नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ लौटा है? अपने कमरे, अपने गांव, अपने देश, अपने शहर। कवि कहाँ लौटा है? अपने गांव। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास, कबीरदास। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। किसकी रचना है? कबीरदास। सूरदास रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन जाता है? नंद, सुदामा, बलराम, उद्धव। कौन जाता है? उद्धव जाता है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? तारे, सुबह के तारे, दिन या पानी। देखिए, पानी के साथ तो तुलना नहीं की गई है, पानी के बुलबुलों के साथ तुलना की गई है। यहाँ हम सुबह के तारे कह सकते हैं, क्योंकि देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। एक तो मनुष्य के जीवन को जो क्या है, पानी के बुलबुलों के साथ तुलना की गई है। दूसरा, प्रभात के तारे। जैसे तारे क्या होते हैं, बस रात में निकलते हैं, रात को रहते हैं, थोड़ी देर बाद प्रभात होते ही वो छिप जाते हैं। वैसे ही मनुष्य का जीवन जो है क्षणस्थायी है, कुछ समय बाद क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सुबह के तारे के साथ मनुष्य के जीवन की तुलना कर सकते हैं। पथ की पहचान कविता कवि बच्चन द्वारा लिखी गई है। कवि का पूरा नाम क्या है? हरिवंशराय बच्चन, हरिओध सिंह बच्चन, हरिहर राय बच्चन, बच्चन सिंह। पथ की पहचान कविता के कवि कौन थे? हरिवंशराय बच्चन। एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती हैं? 2, 4, 6, 9। दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं। तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित रचना से लिया गया है? महाभारत, वाल्मीकि रामायण, भ्रमर गीत, रामचरितमानस। केवट प्रसंग जो है रामचरितमानस से लिया गया है। आप कमेंट में बताइए कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, उनमें से कौन से कांड से केवट प्रसंग लिया गया है? जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? भारतीयों का, भारत का, पड़ोसियों का या विदेशियों का? भारतवर्ष कविता में भारत का गुणगान किया गया है।
जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध पांच के सुख के लिए। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र काव्य। प्रस्तुत अंतिम पंक्ति का 5 शब्द किसके या किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौरवों के लिए, पांडवों के लिए, युधिष्ठिर के लिए या दुर्योधन के लिए? कोटि का वध 5 के सुख के लिए। ये 5 कौन है? पांडवों के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है? परी, अप्सरा, नदी, पानी। संध्या सुंदरी परी सी, तो परी के साथ तुलना की है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की माँ, गौतम बुद्ध की बहन, गौतम बुद्ध की बेटी या गौतम बुद्ध की पत्नी? यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी। कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया है? बिजली की चमक को, चांद की चांदनी को, सूर्य की प्रथम किरण को, जुगनू के उजाले को? उत्तर होगा सूर्य की प्रथम किरण को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरनी कहाँ पर पत्थर तोड़ रही थी? राजस्थान के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर, मुंबई के सड़क पर, दिल्ली के रास्ते पर? तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? मूसलाधार बारिश वाली रात का, पूनम की चांदनी रात का, तूफानी काली अंधेरी रात का, साफ और चमकती रात का? जुगनू कविता में तूफानी काली अंधेरी रात का वर्णन किया गया है। सूरदास की पंक्ति मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो में कौन किसे दाऊ कहकर बुलाता है? बलराम अपने सखा सुदामा को, बलराम अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को, श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को। दाऊ कहकर कौन किसे बुलाता है? श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहा, मोही राम राउरी आन, दशरथ शपथ सब साची कहो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? सूरदास के भ्रमर गीत से, मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा से, तुलसीदास के केवट प्रसंग से, सुभद्रा कुमारी की झांसी की रानी से? उत्तर होगा तुलसीदास के केवट प्रसंग से। भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पड़ने का क्या कारण है? यह भ्रमर के जीवन पर लिखी गई है। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती हैं। इसमें भ्रमर और गोपियों के बीच के प्रेम का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण भ्रमर के जरिए गोपियों को संदेश भेजते हैं। उत्तर होगा इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग्य बाण चलाती हैं। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में डूब के आधार पर बताएं कि भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए हैं? घरों को छोड़कर औरतें, ये गलत है। गौशाले को छोड़कर गायें, ये भी गलत है। बिलों को छोड़कर चींटे चींटियाँ, ये सही है। छत्ते को छोड़कर मधुमक्खियाँ, ये गलत है। ताज कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ताज कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं। झांसी की रानी के विधवा होने पर किसने उनका राज्य हड़पने का प्रयास किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बिहारी के इस दोहे के पहले चरण में आए शब्द कनक कनक के क्या अर्थ हैं? सोना चमक, सोना धतूरा, धतूरा नशा, धन सोना। उत्तर होगा सोना और धतूरा।
कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजयात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सौ बात। प्रस्तुत दोहे में किनके बीच आंखों आंखों में बातचीत हो रही है? माँ बेटी, सखी सखी, राजा रानी, नायक नायिका। उत्तर है नायक नायिका। सूरदास रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार माता यशोदा हरि को पालने में सुलाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करती है? हलरावे, दुलरावे, चिल्लावे, जोई सोई कछु गावे। उत्तर होगा चिल्लावे। यशोदा हिलाती थी, दुलराती थी, जैसे तैसे कुछ गाती थी, लेकिन चिल्लाती नहीं थी। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का किस प्रकार की भक्ति को दिखाया गया है? अंधभक्ति, वात्सल्य भक्ति, भ्रातृभक्ति, स्वामी भक्ति। तो राम के प्रति भरत का जो भक्ति था वो कैसा था? भ्रातृभक्ति। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 6। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? आप लोग बताइए। 4 या 6 तो नहीं होगा, 2 या 3 में से क्या होगा? आप बताइए कमेंट में। और क्या क्या है ये भी बताइए। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? शेर तेज भागता है, सुरेश पत्र लिखता है, बालक तैरता है, छात्र हंसते हैं। उत्तर होगा सुरेश पत्र लिखता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म है पत्र। यहाँ पर शेर तेज भागता है, यहाँ पर तेज जो है ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण। तैरता है, हंसते हैं, इनमें कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक हो जाएंगे। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रटंत, धड़ंत, भिड़ंत, वसंत। तो रटंत, धड़ंत या भिड़ंत, इनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन वसंत जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। वसंत अपने आप में एक पूरा शब्द है। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है पंडित, मूर्ख, मोटा ताजा, भला व्यक्ति। गोबर गणेश का अर्थ है मूर्ख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज, पयोद, बारिद, घन। तो मेघ का पर्यायवाची पयोद है, बारिद है, घन भी है, लेकिन अंबुज नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? माँ ने पत्र लिखा था, अब था है तो ये भूतकाल है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। राधिका कल दिल्ली जाएगी, जाएगी यानी कि भविष्य है। वो पढ़े तो पास हो जाए, ये भी क्या है? भविष्य है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, ये क्या है? वर्तमान है। निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो सही कौन सा है? ऐतिहासिक। ए वाला सही है, ठीक है। ए ऑप्शन में जो लिखा है ऐतिहासिक वो सही है। शेर कहाँ रहता है? प्रस्तुत वाक्य को अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य भेद में रखा जाएगा? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। शेर कहाँ रहता है? यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। निम्नलिखित कौन से विकल्प में पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा दिया गया है? लाला लाली, बैल गाय, युवा युवी, विद्वान विद्वानी। सही जोड़ा है बैल गाय। लाला जो है ललाइन होगा, युवा होगा युवती, ठीक है, विद्वान होगा विदुषी। पिता ने कहानी सुनाई। वाक्य में आए रेखांकित पद के कारक भेद का नाम क्या है? तो पिता ने कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक।
पिता ने क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग है सन, सम, संक, स। संकल्प में उपसर्ग क्या लगा है, सम, बी ऑप्शन। हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चरित रूप को शुद्ध माना जाएगा, आकृति, 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 आकृति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है, के द्वारा, के लिए, पर, मैं। विभक्ति चिन्ह नहीं है मैं, डी ऑप्शन। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है पुनर् प्लस जन्म, पुह प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म। उत्तर हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। निम्नलिखित कौन सा संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता है, नर, लड़का, पुस्तक, माता। नर जो है एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में आया जयचंदों किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। यहाँ पर जयचंदों क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा शिक्षिक, शैक्षिक, शैक्षिक, शैक्षिक। इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, शैक्षिक, बी ऑप्शन। वह पौधों का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति उनका रोपण करता गया। वाक्य में आए रेखांकित शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं, अनेकार्थक हैं। उन्मूलन और रोपण ये क्या है, विलोमार्थी हैं। निम्नलिखित किस एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं। मैंने एक ऊपर क्वेश्चन आया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, आपको बताने के लिए कही थी। यहाँ पर उत्तर ही दे दिया है कि तीन भेद हैं। तो क्या क्या है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो किसको छोड़कर बाकी तीन हैं, उपवाक्य को छोड़कर। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जब समस्त समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद, सामासिक पद, संधि, समास विग्रह। तो उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। निम्नलिखित कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, हम रोज यहाँ आया करते हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं, वो ऊंचा उड़ता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। हिंदी में ब्रह्म शब्द का शुद्ध उच्चारण निम्न प्रकार किया जाएगा, ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रह्म। निम्नलिखित किस वाक्य में अनाज का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, इस बार खेत में खूब फसल लगी है। किसान खेत में शस्य उगाता है, पंजाब में गेहूं की खेती होती है, खाने में मुझे मूंग दाल अच्छी लगती है। अनाज का पर्यायवाची कहाँ है, मूंग दाल यह अनाज का पर्यायवाची नहीं है, गेहूं भी अनाज का पर्यायवाची नहीं है, खूब फसल लगी है या शस्य उगाता है, इन दोनों में से क्या होगा बताइए। मुझे तो लगता है कि शस्य होगा। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, फसल या फिर शस्य। शिशु दूध पीकर सो गया। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर होगा शिशु ने दूध पिया और सो गया। जो शिशु दूध पिया वो सो गया। शिशु दूध पी रहा है और सो रहा है।
शिशु दूध पीने से पहले सो गया। तो इसे अगर संयुक्त वाक्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? शिशु ने दूध पिया और सो गया। वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वाल्मीकि, तदोपरांत, सदुपदेश, ईर्ष्या। अशुद्ध है तदोपरांत, यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा? तदुपरांत। वाल्मीकि सही है, म में बड़ी ई, क में छोटी ई। सदुपदेश भी सही है, द में छोटा उ। ईर्ष्या भी सही है, तदोपरांत गलत है। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है? उसने सबको कहानी सुनाई। वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब सबसे अच्छी है। वे जल्दी ही अपने घर चले गए। उत्तर होगा उसने सबको कहानी सुनाई। नहीं सॉरी, सार्वनामिक विशेषण पूछा है तो क्या हो जाएगा? वे जल्दी ही अपने घर चले गए। यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? अपना है। ठीक है। काम करना आता नहीं और बहाने 100, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश को क्या कहते हैं? मुहावरा, अंश, कहावत या वाक्य? इसे कहते हैं दोस्तों कहावत। अगर आपको मुहावरा पूछे ना तो देखिएगा कि मुहावरा के अंत में क्या होता है? ना लगता है, जैसे कटाना, गढ़ाना, पढ़ाना, कुछ भी हो एंडिंग में ना आएगा। ठीक है। लेकिन कहावत क्या होता है? कमेंट जैसा, जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कोई साइड में जा रहा हो तो जो कमेंट मारते हैं ना, उसी को कहते हैं कहावत। लेकिन मुहावरा को आप कमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, कभी पढ़ के देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का सही समास विग्रह है? पुस्तक का प्लस लय, पुस्तकों के लिए आलय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों में आलय। दोस्तों यहाँ पर समास विग्रह पूछा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पुस्तकों के लिए आलय। अगर यहाँ पे संधि पूछता तो होता पुस्तक प्लस आलय। हिंदी के निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है? अमृत, अमृत, भिक्षा, भिख्या, काम, कामौ, चक्षु, चक्षु। तो यहाँ पर सही जो है शुद्ध क्या है? ये डी ऑप्शन है, क्योंकि जो क्ष लिखा है उसको कैसे पढ़ा जाता है? क्ष। ठीक है, चक्षु। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे कहते हैं वर्तमान काल, आसन्न काल, भूतकाल या भविष्यत काल। अब पूरा हो चुका है बीते हुए समय में, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। किस विद्या के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? कविता, कहानी, व्याकरण या नाटक? आगमन प्रणाली हो या फिर निगमन प्रणाली, व्याकरण शिक्षण में अपनाई जाती है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, सूत्र प्रणाली या पुस्तक प्रणाली? उत्तर होगा आगमन प्रणाली। से चारिटी रोटी खाई ले, वाक्य का अनुवाद कीजिए। उन्होंने 4 रोटी खाई, उसने 4 रोटी खाया, उसने 4 रोटियां खाई, उन्होंने 4 रोटियां खाई। से खाई ले यानी कि सम्मान सूचक पद है, तो उसने नहीं होगा, उन्होंने होगा। अब चारिटी रोटी यानी कि 4 रोटियां, उन्होंने 4 रोटियां खाई। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या विधि पद्यपाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती? व्याख्या प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली? पद्यपाठ के लिए देखिए गीत प्रणाली तो सबसे बेस्ट है, अभिनय प्रणाली भी किया जाता है, विश्लेषण भी किया जाता है, व्याख्या प्रणाली नहीं होता है।
गद्य पाठ शिक्षण में किस समय छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, प्रस्तावना या गृह कार्य प्रदान? तो परिचयात्मक प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं? प्रस्तावना में। यहाँ मुझे डाउट है कि व्याख्या प्रणाली है या विश्लेषण प्रणाली, कौन सी अपनाई नहीं जाती? व्याख्या भी तो किया जाता है, विश्लेषण भी तो किया जाता है। जैसे कि अगर एक लाइन है, उसको अगर समझाते हैं तो क्या कहेंगे? उसको विश्लेषण कहेंगे या फिर व्याख्या कहेंगे? आप लोग बताइए अगर किसी को पता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या विधि पद्यपाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती? गीत और अभिनय ये दोनों तो अपनाए जाते हैं, क्योंकि गीत गा के अभिनय करके पद्यपाठ कराए जाते हैं, ठीक है। लेकिन व्याख्या और विश्लेषण इन दोनों में से किसको अपनाई नहीं जाती, आप बताइए। और अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं ढूंढ के बताऊंगी। किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही ग्लानियों का सुधार किया जा सकता है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, गंभीर वाचन? ग्लानि नहीं, गलती है। तो छात्रों से हो रही गलतियों का सुधार कहाँ होता है? अनुकरण वाचन में। पड़ियारे घोड़ा माने बुलू छंती। मैदान में घोड़ा घूम रहा है, मैदान पर घोड़े घूम रहे हैं, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं। वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? मैदान पर घोड़े घूम रहे हैं या फिर मैदान में घोड़े घूम रहे हैं? मैदान में होगा, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं। कविता या पद्य शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, शब्दार्थ कथन या रचनात्मक कार्य? प्रस्तुतिकरण भाग में क्या नहीं कहा जाता है? शब्दार्थ कथन। तुम्हें यही काम करो नहीं, वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद होगा तुम यह काम मत करो, तुम यह काम ना करो, तुम वह काम नहीं करो, तुम वह काम मत करो, तुम यह काम मत करो, तुम वह काम मत करो। यही काम यानी कि यह काम, तुम यह काम मत करो। गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र निम्नलिखित कौन सा कार्य करना जरूरी है? दीवार पर दिखाए गए प्रत्येक चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना, श्यामपट्ट पर लिखा शब्दार्थ, परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना, शिक्षक द्वारा कही जा रही प्रत्येक बात को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नोट करते जाना, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन के समय संपूर्ण पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नकल करते जाना। नकल करना गलत है, प्रत्येक बात को नोट करना। देखते हैं, शब्दार्थ परिभाषा को लिख लेना या फिर प्रत्येक चित्रों को पुस्तिका पर अंकित करना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा कि श्यामपट्ट पर लिखा शब्दार्थ, परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना। गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? प्रस्तावना भाग के अंत में, विचार विश्लेषण या व्याख्या के पूर्व, विचार विश्लेषण या व्याख्या के प्रारंभ में, विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में। बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? विचार विश्लेषण या व्याख्या के पूर्व, क्योंकि पहले क्या होता है? प्रस्तावना होता है, उसके बाद उद्देश्य कथन होता है, फिर आदर्श वाचन होता है, फिर अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं
और उसके बाद क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व। शिक्षक छात्र मानू पाठटी पढ़ाइले। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए। सही हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। कविता की सौंदर्यानुभूति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल भावानुभूति की, केवल अर्थानुभूति की, भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों की, इन दोनों में से किसी की भी नहीं। उत्तर हो जाएगा भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों की। कविता या पद्यपाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है। छात्रों को कविता का सारांश अपने शब्दों में कहने के लिए निर्देश दिया जाता है। छात्रों को कविता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। छात्रों के साथ कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थों की चर्चा की जाती है। प्रस्तावना भाग में क्या किया जाता है? कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है। सारांश तो नहीं होगा, कविता से जुड़े प्रश्नों का उत्तर लिखना यह भी नहीं होगा, कठिन शब्दों का अर्थ यह भी नहीं होगा। ए ऑप्शन सही होगा। छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है।